हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी पर। आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। बच्चों स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। जैसे बच्चों नॉर्मली मास है, मास है ना, उसके बाद में डिस्टेंस, फिर टाइम, टेम्परेचर और भी क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। यानी कि अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्शन की नीड नहीं होती है हमें। जैसे एग्जांपल, अगर आपने किसी टेम्परेचर पूछा कि टेम्परेचर कितना है तो उसने बताया 30, तो इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट में, या आपने टाइम पूछा, टाइम कितना हुआ 5 बजे, तो 5 बजे इसका मतलब ना तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ईस्ट में बजे या वेस्ट में बजे। तो डायरेक्शन जिसमें जरूरत नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। स्केलर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड जस्ट एज द ऑर्डिनरी नंबर्स। मतलब बच्चों स्केलर्स को हम ऑर्डिनरी नंबर, जैसे नंबर संख्या होती है उनकी तरह ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, मल्टीप्लाई करते, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 2 मीटर की मल्टीप्लाई 2 मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्केलर कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड विद क्वांटिटी विद सेम यूनिट्स, यानी कि हम स्केलर क्वांटिटी जो होती है ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करते हैं वो सेम क्वांटिटी को करते हैं, सेम क्वांटिटी की यूनिट को। जैसे कि 5 मीटर को ऐड करना है 2 मीटर में, या 5 मीटर में 6 मीटर को माइनस करना है, तो यहाँ पर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर यूनिट क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, स्केलर ऑफ द डिफरेंट यूनिट्स। यानी कि जब स्केलर को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन से यूनिट डिफरेंट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास की केजी होती है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे फोर्स फॉर एग्जांपल आप लिखते हो उसमें लिखते हो आप वर्क, वर्क, ठीक है। वर्क में क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी इसकी न्यूटन होती है, इसकी मीटर होती है। अब बात करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये डिवाइड कर रहे हैं हम, है ना, डिफरेंट यूनिट्स को। बात समझ में आए? ऐड में, सब्ट्रैक्शन में हम सेम यूनिट लेते हैं, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में डिफरेंट यूनिट लेते हैं। अब आते हैं हम बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज पर। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटीज। बच्चों इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, एक दरवाजा है, उसको ओपन करना आपको, तो दरवाजा जो खुलता है वो पुल करने पर खिंचता है। या दरवाजा जो है, जब आप पुल करोगे, इसको खींचोगे, तब खींच वो खुलता है। तो अगर आप पुश करोगे तो खुलेगा नहीं। इसका मतलब आपको दरवाजे पर फोर्स लगाने के लिए, उसको ओपन करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, या आपको पुल करना है तब जाके वो खुलेगा। इसका मतलब फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब नॉर्मली क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए नंबर एंड इट डायरेक्शन। यानी कहने का मतलब है, एक वेक्टर क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड होता है और क्या होती है, डायरेक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो ईस्ट है उसकी डायरेक्शन हो जाती है। या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये जब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, देखिए जरूरी नहीं है अगर कोई क्वांटिटी है तो उसके अंदर डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और वो वेक्टर क्वांटिटी हो। क्योंकि एक अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करेगी, फॉलो करेगी। जैसे ऑल द क्वांटिटी दैट हैव डायरेक्शन आर नॉट वेक्टर्स, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज है अगर उनके अंदर डायरेक्शन तो जरूरी नहीं है वो वेक्टर्स ही हो। फॉर एग्जाम्पल करंट, जो करंट की आपको पता है डायरेक्शन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, प्लस से माइनस की तरफ लेते हैं हम डायरेक्शन, बट इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली यहाँ पर मान लो करंट आ रहा है इधर से, इस साइड से 2 एम्पियर, और इधर से आ रहा है 3 एम्पियर।
तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको 5 एम्पियर ही मिलेगा, यानी कि एंगल कितना भी 30 हो, अगर मान लो इधर से आ रहा है 2 एम्पियर और ये एंगल से आ रहा है 3 एम्पियर, तो इधर आउटपुट जो मिलेगा आपको 5 एम्पियर का ही मिलेगा, यानी कि एंगल पे डिपेंड नहीं करता। जबकि वेक्टर क्वांटिटी को जब एडिशन करते हो आप तो वो एंगल पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? आगे समझेंगे हम जब आएंगे ना, अभी एडिशन करना सीखेंगे तब समझेंगे इसको डिटेल में। बात है बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। देखिए सबसे पहला मेथड है ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे दिखाया जाता है? बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एरो। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, एक लाइन से दिखाते हैं। जैसे ये एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये जो ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एरो हेड। क्या बोलते हैं? एरो हेड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को, कि इधर डायरेक्शन है वेक्टर की। और दूसरा होता है ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है, ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। जैसे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 5 न्यूटन को उसका मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन को क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एरो हेड। ये तो हो गया ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब बात करेंगे सिंबल की फॉर्म में कैसे दिखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप ग्राफिकली थोड़ी दिखाओगे। तो किसी वेक्टर को ऐसे दिखाया जाता है, यानी कि ऊपर क्या लगाया जाता है? एरो लगाया जाता है ऐसा बनाकर। कोई बना लो आप जैसे बी वेक्टर, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड को, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे दिखाते हैं सिंबल की फॉर्म में। ठीक है। नॉर्मली बच्चों अगर हम किसी वेक्टर को 360 यानी कि 2 पाई पर रोटेट कर दें तो वेक्टर चेंज नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे ये वेक्टर है, क्लियर, इसकी डायरेक्शन है, ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो आप इसको रोटेट कर दो, ये तो 180 का हो गया, वापस इधर आ गया तो वही सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसका मतलब वेक्टर सेम रहता है। उसके बाद में ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। बच्चों किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर लिया हमने, यहाँ पर ये एक वेक्टर है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, ये पैरेलल शिफ्टिंग होती है। बट डायरेक्शन चेंज नहीं करनी आपको, मतलब जो डायरेक्शन इधर है ना वो डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, फिर इधर पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है? ऐसे ले जाकर आप ऐसे, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो रही है, बट यहाँ आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। आई समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज टेकन एज अ स्मॉल एंगल। यानी कि जब दो वेक्टर हम लेते हैं, जब कोई वेक्टर किसी एंगल पर एक्ट करते हैं तो उनके बीच को कौन सा एंगल लिया था? छोटा वाला एंगल। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये एंगल 45 है और ये पूरा एंगल 315 है, तो एंगल कौन सा माना जाएगा वेक्टर के बीच का? वो 45 लेंगे। मैं समझ में आ रही है? छोटा वाला एंगल लेते हैं। अब आते हैं बस नेक्स्ट पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। यानी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जैसे कोई वेक्टर है आपके पास ही, इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं, ये मॉडुलस हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। नॉर्मली बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये क्योंकि ऐसे लिख देंगे, या तो नॉर्मल तरीके से ऐसे लिखा जाता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। जैसे डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट में, तो 5 मीटर क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। 10 न्यूटन का फोर्स है तो 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है ना। आते हम नेक्स्ट तो, ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला होता है बच्चों इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स है। फिर नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन क्या होती है? डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो हम बोलेंगे ये क्या है? नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लो एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन का, एक फोर्स आप इधर लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो ये नेगेटिव वेक्टर है। अगर सेम ही डायरेक्शन में लगता तो क्या होती है? इक्वल वेक्टर्स होते हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे ये एक वेक्टर है और ये ए से निकल रहा है दूसरा वेक्टर, यानी कि एक ही इनिशियल पॉइंट है इनका, तो ये को इनिशियल वेक्टर्स है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं?
लेकिन दीज आर वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड्स में, एंड आर एक्टिंग अलोंग द सेम पैरेलल स्ट्रेट लाइन along the parallel lines in same direction। मतलब इसमें क्या है बच्चों, जैसे नॉर्मली एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर एक डायरेक्शन में। इसे मान लो एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, बी वेक्टर छोटा वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक मान लो इधर ये बी वेक्टर है, ये एक ही लाइन के अलोंग है, तो हम इसको कोलिनियर वेक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिनियर। अब आते हैं कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में होता है, जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा, तो यानी कि जैसे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है ऐसे इसके अलोंग, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, ये फोर्स तो इस प्लेन के अलोंग ही लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बाहर की तरफ लग रहा है अंदर की तरफ लग रहा है। तो जो वेक्टर एक प्लेन के अलोंग होते हैं ना, प्लेन में होते हैं, तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे ये वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर ये एक ही प्लेन के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हुए अब आते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर को कैसे दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तो हमने एक पॉइंट है पी, ये लाइन खींची हमने, तो इस पॉइंट का ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर, जिसको ओपी वेक्टर से दिखाएंगे। हम किससे दिखाएंगे? ओपी वेक्टर से। अब मान लो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक क्यू पॉइंट है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, ये इनकी पोजीशन के बीच की जो बात है ना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन ऐसे दिखानी है आपको। अब आते हैं यूनिट वेक्टर पे, इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, थोड़ा समझ लो इसका क्या होता है। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। क्या होता है? यूनिट मैग्नीट्यूड, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब यूनिट हो, और जिसकी डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बच्चों नॉर्मली ये यूनिट लेस होते हैं, क्यों? यूनिट नहीं होती ना इनकी डायमेंशन होती है, केवल और केवल काम होता है इनका डायरेक्शन को शो करना। क्या होता है? डायरेक्शन को शो करते हैं। सिर्फ ये मैग्नीट्यूड इनका 1 होता है, यूनिट होता है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर की डायरेक्शन में होती है, तो इनको बोलेंगे हम यूनिट वेक्टर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊं, इनका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यानी कि ये क्या काम है इनका? केवल डायरेक्शन बताना। जैसे सपोज करिए आप कहीं पर खड़े हैं, तो एक पर्सन ने आपसे पूछा कि बागपत किधर साइड में है ना, तो आपने बता दिया कि इस साइड में, तो आपने उंगली से इशारा किया साइड में, तो आप वो पता चल गया उसको कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है। अब ऐसा नहीं कि आपकी उंगली पकड़कर वो बागपत तक जाएगा, कि आप उसे छोड़ कर आओगे तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा पूरा। तो आपने केवल इशारे से दे दिया कि आप इशारा कर रहे हो कि इस डायरेक्शन में क्या है? बागपत है, तो आप इधर साइड चले जाइए। तो ये हो गया हमारे यूनिट वेक्टर। जैसे आपने देखोगे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि इस डायरेक्शन में दिल्ली है, इधर अक्षरधाम है, इस वो क्या होता है? यूनिट वेक्टर के लिए डायरेक्शन ही बताते हैं, केवल डायरेक्शन बताने का काम है इसको। और यूनिट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है। बात समझ में? अब दिखाते कैसे? देखिए नॉर्मली अगर आपको किसी को वेक्टर बनाना है, वेक्टर, तो दो चीजें चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो ये हमने मैग्नीट्यूड लिया और यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर लिया। यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है यूनिट, यानी कि 1। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे लिखते हैं, किसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड आएगा, फिर यूनिट वेक्टर आएगी। तो अब इस मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे इसमें, तो यूनिट वेक्टर क्या बन गया? यूनिट वेक्टर बन गया ए वेक्टर अपॉन में ए। देखिए मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो कोई वेक्टर, किसी को आपको वेक्टर बनाना है, तो एक तो मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, और आपको चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा उसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो आपको यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो ए कैप से दिखाते हैं यूनिट वेक्टर को, तो ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर का, तो ऐसे लिखते हैं हम किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को।
ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हो। अब देखिए, समझते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, यानी कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। किससे? आई कैप, जे कैप और के कैप। इनके जो मैग्नीट्यूड होते हैं तीनों के 1 होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो हमने क्या करा बच्चों, इस डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आई कैप से, और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से, और जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने लिखा ये नंबर, बच्चों इस नंबर का ये एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर आप इसमें आई कैप की मल्टीप्लाई कर दोगे तो इससे पता चल जाएगा कि आप एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट पे जा रहे हो। अगर आपने यहाँ पे लिखा 3 आई कैप, तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो 3 यूनिट। अगर आपने लिखा इसको 5 ऐसे 5 जे कैप, इसका मतलब है आप वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो 5 यूनिट। अगर आपने माइनस लगा लिया तो वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो 5 यूनिट। ऐसे फॉर एग्जांपल आपने लिया 3 के कैप, तो आप जेड की डायरेक्शन में जा रहे हो 3 यूनिट, माइनस लगा लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। बात समझ में आ रही? तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब आते हैं बच्चों, अगर हम किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं रियल नंबर की, इसकी रियल नंबर की, जैसे आपने 5 न्यूटन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 10 न्यूटन हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जैसे एक वेक्टर ए वेक्टर है, आपने इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया। जैसे अभी मैंने बताया 3 न्यूटन का फोर्स है, 3 न्यूटन का फोर्स आपने उसमें मल्टीप्लाई कर दी 2 की, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, ये मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 6 है ना। अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, -3 से मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो जाएगा, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी अपोजिट हो जाएगी। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं? स्केलर क्वांटिटी से। व्हेन वेक्टर ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर बी, किसी बी से यानी कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, द रिजल्ट क्या होगा? रिजल्टिंग वेक्टर इज बी, इस पर है वेक्टर बी ए वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स बी टाइम्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी टाइम्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बी ए वेक्टर। बात समझ में आई? जैसे एग्जांपल देखो, आपको समझाता है, यूनिट चेंज हो जाती है अगर हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी यूनिट चेंज हो जाती है ना, और जो मैग्नीट्यूड होता है वो उतना ही टाइम्स हो जाता है जितना आप वैल्यू लेते हो। जैसे फोर्स है 10 न्यूटन ईच डायरेक्शन में, आपने बी की एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि टाइम 5 सेकंड, दोनों की आपने मल्टीप्लाई कर दी, तो बी ए वेक्टर, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 250 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? न्यूटन सेकंड, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? जो वेक्टर था ना, जिसकी जो यूनिट थी न्यूटन थी, बट अब उसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या यूनिट बन गई? न्यूटन सेकंड। तो यूनिट चेंज हो जाती है, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पर, मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर को दूसरे वेक्टर से कैसे ऐड किया जाता है। इसके 2 मेथड्स होते हैं, पहला है ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एनालिटिकल मेथड, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल्स करने होते हैं वो एनालिटिकल मेथड से हम करते हैं। तो पहले हम समझते हैं बच्चों वेक्टर्स का जो जनरल रूल होता है एडिशन का, वो क्या होता है? जनरल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए इसको पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। द वेक्टर्स टू बी एडेड are arranged in such a way so that the head of the first vector coincide with the tail of the second vector, the tail of the third vector, and so on. Then the single vector drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector represent their resultant vector। इसका देखिए मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको एक वेक्टर को ऐड करना है, ये आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, एक वेक्टर है आपके पास सी वेक्टर, आपको इनको ऐड करना है। तो करना क्या होता है बच्चों, हम इस वेक्टर को, जो पहला वेक्टर है उसका हेड से
दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं, यानी कि हम इसके टेल को पहले के हेड से जोड़ेंगे ऐसे। तो हमने ये जोड़ दिया, ये बी वेक्टर हो गया। उसके बाद अगर आपको और वेक्टर ऐड करने हैं, जैसे इसमें भी ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, इसके हेड से तीसरे के टेल को जोड़ोगे। तो आपने इसके टेल को जोड़ दिया, ये हो गया सी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट, वो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मैग्नीट्यूड, जैसे आप इनका मैग्नीट्यूड लोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका क्या होगा, सम होगा। बात समझ में आ रही? कहने का मतलब है पहले वेक्टर, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है आपको, एक वेक्टर का हेड लो, दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ दो उससे, है ना, तो ये होता है वेक्टर का एडिशन। अब देखिए हम वेक्टर के एडिशन के रूल समझते हैं कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में है, when the two vectors are acting in the same direction, एक ही डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए वेक्टर, क्या ये ए वेक्टर, एक मान लो है बी वेक्टर दूसरा, आपको इनको ऐड करना है, ये सेम ही डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो कैसे ऐड करना है, तो इसको आप ऐसे उठाओगे, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। देखिए जैसे मान लो ये लाइन है, मैं समझाता हूँ, ये लाइन खींची, एक वेक्टर है, आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, ऐसे ऐसे लेके जाएंगे। ये हमने क्या करा, दूसरे वेक्टर का जो टेल है ना, दूसरे वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड में ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वो होगा इनके मैग्नीट्यूड का सम। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। मान लो एक बॉक्स है, ये बॉक्स रखा हुआ, एक पर्सन है, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है। अब दूसरा भी पर्सन आ गया, वो भी इधर डायरेक्शन में मान लो इसी बॉक्स पे लगा रहा है, कितना, 6 न्यूटन का फोर्स। बच्चों मुझे बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा उस पर, 5 + 6 यानी कि 11 न्यूटन का फोर्स लगेगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पर, when two vectors are acting in opposite direction, अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। देखिए मान लीजिए ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर, एक दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन ये है बी वेक्टर की। अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना, मतलब एडिशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे इसका। देखिए ये जो वेक्टर है ना हमारा, ये वाला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, वो हम कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, पहले वेक्टर के हेड पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा बी है जो अभी लिखा है मैंने, इसको मैंने ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग कर दी। अब ये वेक्टर का मान लीजिए ये वाला जो वेक्टर का टेल है ये हेड है, तो मैंने कोइंसाइड कर दिया ऐसे, तो ये इधर आ गया इसका हेड बी वेक्टर का। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक बॉक्स है, मान लो एक पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और एक पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है इस पर 15 न्यूटन का। अब मुझे बताओ किधर जाएगा फोर्स, अब मुझे बताओ बॉक्स किधर जाएगा, ये इधर जाएगा लेफ्ट साइड में। कितने फोर्स से जाएगा, 5 न्यूटन से। कैसे, 15 - 10 = 5 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, जो वेक्टर्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में किया है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सी पर, व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल। बच्चों यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 ना हो, 180 ना हो, यानी कि 30 हो, 45 या 60 हो, कुछ इसके अलावा हो, तो उनका हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। उनका रिजल्टेंट निकालते हैं कुछ लॉज का यूज करते हैं। जैसे पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। पहले स्टेटमेंट समझते हैं, उसके बाद हम समझिए ग्राफिकली इसको। If two vectors acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in one order, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी बॉक्स मैंने समझाया बॉक्स के थ्रू, तो यहाँ पर मान लो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस डायरेक्शन में ए वेक्टर से, और जस्ट उसी टाइम पर ये लिखा है ना एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे। कोई पर्सन इधर फोर्स लगा रहा है, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट को इधर धक्का मारूं, कोई इधर मार रहा है। तो अगर दो वेक्टर्स एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं सेम टाइम पर, अगर वो किसी ट्रायंगल के दो साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड होते हैं और सेम ऑर्डर में, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करते हैं, देखिए
हम इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक ट्रायंगल की दो साइड से। अब देखो इस वेक्टर को उठा के लेकर आओ, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर था हमारा बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर में इसको उठा के लेकर आता हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, तो ये मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा क्या है बी वेक्टर, ठीक है। तो मैं पहले इसका एरो हेड बना लेता हूँ, ये है मेरा बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में और वो सेम ऑर्डर में, जैसे ये इधर फिर इधर में सेम ऑर्डर हो गया, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा और थर्ड साइड का ऑर्डर लेंगे अपोजिट हम। अब एक बात सोचो आप, मान लो एक पर्सन, ये बॉक्स था, यहाँ पर मैं फोर्स इधर लगा रहा था, मैं इधर धक्का मार रहा था इसमें, एक पर्सन ऊपर लगा दो, ना तो बॉक्स इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो जाएगा कहीं बीच से ऊपर। तो रिजल्टेंट वही तो होता है जो बाद में रिजल्ट निकलता है हमारा, किधर फोर्स लगा या वेलोसिटी किधर है, वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हुआ। अब इनका रिजल्टेंट कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए जो बॉक्स है वो इधर ही तो जाएगा, यानी कि वो इसका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, थर्ड साइड से, ये थर्ड साइड से। और देखिए ये ऑर्डर था, ये सेम ऑर्डर था, लेकिन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि ये भी सेम ऑर्डर हो जाएगा लेकिन हम क्या लेंगे अपोजिट ऑर्डर। समझ में आ रही है, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा इधर की साइड में होगा। तो ये हमारा बी वेक्टर है, ये क्या है इनका रिजल्टेंट, क्या है ये रिजल्टेंट। आप मैग्नीट्यूड से दिखा सकते हो इसको, बात समझ में आ रही है। और एंगल क्या था इनके बीच में, जैसे एंगल क्या था थीटा, मान लो कुछ 30 40 कुछ भी हो सकता है, तो हमने ये इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर लिया, तो एंगल कौन सा लेंगे बच्चों, ये वाला एंगल लेंगे। छोटा एंगल लेते हैं ना, देखो ये वेक्टर है हमारे बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये वाला एंगल थोड़ी लेंगे, बड़ा एंगल, छोटा एंगल लिए जाता है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखिए एक लॉ होता है जो हम अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हमने, एक लॉ होता है जिससे हम कि वेक्टर का दो वेक्टर या तीन का रिजल्टेंट निकालते हैं, उसका नाम है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। स्टेटमेंट समझते हैं, अभी हम ग्राफिकली समझेंगे। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। देखिए अभी हम समझते हैं इसको क्या है इसमें। जैसा कि मैंने आपको समझा, एक ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लग रहा है, एक इधर लगा रहे हैं, इसको हम दिखा रहे हैं हम ए वेक्टर से, और मान लीजिए उसी टाइम पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये है बी वेक्टर। अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट करते हैं सेम टाइम पर, अगर वो रिप्रेजेंटेड होते हैं डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से, तो ये एडजेसेंट साइड होगी, ठीक है। तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उसी पॉइंट से निकलेगा इनके डायगोनल से। तो अब क्या करो, अब एक डायगोनल वो कर लो, एक पैरेललोग्राम पूरा कर लो आप पहले। तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से जाएगा, इसी पॉइंट से जो डायगोनल आएगा निकल कर उससे रिप्रेजेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा दोनों। आप सोचो, आप फोर्स इधर लगा रहे हो, एक फोर्स इधर लगा, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगी ना बीच में से कहीं से, रिजल्टेंट तो इधर। समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जो लेंथ होती है ना डायगोनल की, ये मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है ये मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन ऑफ आर, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, देखिए ये मान लो ये अल्फा है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो एंगल अल्फा बनाता है विद ए वेक्टर, तो इसको अल्फा बोलेंगे, क्या बोलेंगे अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, एंगल अल्फा विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर आर विद ए। बात समझ में आ गई। अभी हम इसकी वैल्यू भी निकालेंगे एनालिटिकल मेथड से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हुए अब आते हैं हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए अभी तक हमने जो वेक्टर का एडिशन सीखा वो सीखा ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप ग्राफ थोड़ी बनाओगे। तो अब हम कैलकुलेटिव मेथड सीखेंगे, दो वेक्टर का एडिशन का उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है अगर वो किसको उनके बीच में कुछ एंगल हो। हम मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स है जो उनके बीच में एंगल कितना थीटा है, कितना है थीटा, और वो दो साइड से रिप्रेजेंट होते हैं ओपी से और पीक्यू से किसी ट्रायंगल की। तो मैं क्या बताया मैंने आपको, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर,
और दूसरा है बी वेक्टर। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड दिखा दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ट्रायंगल की, और ये साइड है ओपी है और ये पी क्यू। क्लियर? तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट। जैसे मान लो एक ये पॉइंट था, यहाँ पे कुछ एक फोर्स इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, तो हमने पहले शिफ्टिंग करके पहले की तरह यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आपको पता है बच्चों, इन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा। ये क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा। तो यही तो वैल्यू निकालनी है। अब हमने माना था कि ये वेक्टर ए है और बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल है थीटा। आपको ये वाला एंगल नहीं लेना, ये बड़ा एंगल नहीं लेना, छोटा एंगल लेते हैं। इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने, इसको हमने एन बोल दिया। क्या बोला? एन। अब हम जाते हैं बच्चों इन ट्रायंगल पी एन क्यू में। इसमें पी एन क्यू में यहाँ पे लगाएंगे हम कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस। तो बेस क्या है हमारा? पी एन। क्या है? पी एन। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये बी। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड। तो बच्चों पी एन की जो वैल्यू हो जाएगी, पी एन की वैल्यू क्या होगी? बी कॉस थीटा। अब लगाते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि क्यू एन अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना? बी। हाइपोटेन्यूज ये वाला बी। तो ओ क्यू एन की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू एन की वैल्यू आएगी बी साइन थीटा। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो पी एन की क्यू एन की। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे ट्रायंगल में मतलब ये 90 डिग्री है ना, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, किसमें लगाएंगे? ओ क्यू एन। ओ क्यू एन में कैसे लगेगा? देखो ये क्या है, मतलब ऐसे लगेगा ना, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर। ओ एन का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? क्यू एन का स्क्वायर। क्यू एन का स्क्वायर। जो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू है आर। तो आर का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना रिजल्टेंट वेक्टर है ना। तो आर का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ओ एन। कितना है? ओ एन। एक बच्चों यहाँ से यहाँ तक का ए है और ये पी एन हमने निकाला नहीं, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस ये हो गया ए और पी एन। पी एन की वैल्यू कितनी है? पी एन की वैल्यू है बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या आएगा इसका? होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है क्यू एन। क्यू एन कितना है? क्यू एन ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? क्यू एन की वैल्यू है बी साइन थीटा। बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा आपको, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो पहले इसको एज इट इज लिख लो, उसके बाद में आप इसको लिखो, इसको और इसको देखिए आप, इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से आएगा कॉमन बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप एज इट इज लिख दो, इसको टू ए बी कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको पता है, 10th क्लास में पढ़ी थी आपने, कितनी होती है? 1 होती है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर में सेम ही आएगा, बी आएगा बी स्क्वायर। तो टू ए बी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट हमारा बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर जाकर रूट बन जाएगा इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों रिजल्टेंट ऐसे निकलता है एनालिटिकल मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए बच्चों, अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे जो हम पैरेललोग्राम लो पढ़ा था ना, उससे निकालेंगे। देखिए बच्चों, हमने जो रिजल्टेंट निकाला वो ट्रायंगल लो वेक्टर से निकाला। अब निकालेंगे पैरेललोग्राम जो लो था ना, उससे निकालते हैं, जो बुक में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। देखिए सपोज करिए, आपको याद होगा लो, अभी हमने पढ़ा था, दो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी पॉइंट से डायगोनल से निकल के जाता है ना। देखिए दो बनाते हैं वेक्टर्स, यहाँ पर एक वेक्टर बनाया हमने यहाँ पर, ये ए वेक्टर है, और दूसरा बनाते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा सा ऐसा बना दो, ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब एरो हेड दिखा दो यहाँ पर, हम यहाँ से मैग्नीट्यूड से दिखा रहे हैं साइड को, है ना, ए से, ये बी से। मान लीजिए इनके बीच का एंगल है थीटा। क्या इनके बीच का एंगल थीटा? तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप क्या करो, एक पैरेललोग्राम पूरा कर लो। पैरेललोग्राम बना दिया हमने, तो इनके एरो हेड दिखा, मतलब पैरेललोग्राम पूरा कर लिया इसमें, ये पैरेललोग्राम पूरा किया। तो ये आपको पता, अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ये क्या होगा, बी होगा। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और ये मान लो साइड है ओपी और ये साइड है ओ क्यू। क्लियर? तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पर, ये हो गया एन। आपको पता है बच्चों, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो उसी की तरह हम निकालेंगे, पहले पीएन निकालेंगे, पीएन। तो पीएन कैसे निकाला था हमने? तो पीएन की वैल्यू कैसे आ रही थी, डायरेक्ट बता दूं, पीएन आ रहा था हमारा, पीएन कितना आ रहा था, पीएन आ रहा था बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, सॉरी बी ले लो पहले। तो पीएन आ रहा था हमारा बी कॉस थीटा, और जो क्यू एन है, क्यू एन, वो आ रहा था बी साइन थीटा। क्या आ रहा था, बी साइन थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है इसका, ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, आर, आर निकालना है। तो वही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम जो अभी लगाई थी, इन ट्रायंगल, सेम टू सेम उसी की तरह, इन ट्रायंगल ओ एन क्यू, ओ एन क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो कैसे लगाई थी हमने, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना है, आर, ओ एन कितना बच्चों, ओ एन, ए प्लस पी एन। तो ए प्लस पी एन कितना है, पी एन है बच्चों बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस क्यू एन कितना है, क्यू एन हमारे पास में बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल लो, 2ab कॉस थीटा प्लस के बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल पहले की तरह। अब इससे और इससे हमने क्या कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, इससे और इससे हमने क्या लिया, बी स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हो जाएगा बन, तो क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस के 2ab कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर कितना आ गया, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट, सेम टू सेम वही तो आएगा आंसर, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये अल्फा है, ये एंगल, मतलब जो रिजल्टेंट है ना वो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर की, कैसे निकलती है देखिए, हम कैसे निकालेंगे डायरेक्शन, टेन। देखिए एक्चुअल में हम टेन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें निकालनी है ए वेक्टर के साथ ये कितना, मतलब कहने का मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर का स्लोप कितना ए वेक्टर के साथ, मतलब कितना झुकाव है एक तरीके से। तो आपको पता है बच्चों, से स्लोप निकाला जाता है, वो कैसे निकाला जाता है, किसी लाइन का। तो वर्टिकल में चेंज का रेशियो किसके साथ, हॉरिजॉन्टल, यानी कि इसको टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बोन में बेस, परपेंडिकुलर है क्यू एन,
क्या है क्यू एन, और बेस कितना है ओ एन। क्या है बच्चों ओ एन, तो टेन एल्फा इज इक्वल टू क्यू एन कितना है क्यू एन निकाला है ना, ये बी साइन थीटा, आप डायरेक्ट याद रखना इस वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद रखना। ओ एन क्या है बच्चों, ओ एन है ए प्लस पी एन, ए प्लस पी एन की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा। तो ये हो गया डायरेक्शन ऐसे निकाली जाती है रिजल्टेंट वेक्टर की। याद रखना बी साइन थीटा अपोन में ए प्लस बी कॉस थीटा, इसका याद रखना अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी कॉस थीटा। अगर डायरेक्शन हमें इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, इसके रेस्पेक्ट किसके बी वेक्टर के गामा, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या चेंज करोगे आप टेन गामा बराबर, क्योंकि आपको फिर दोबारा ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट याद रखो यहाँ पर बी की जगह ए आएगा, ए साइन थीटा आएगा, अपोन में यहाँ पर ए की जगह बी आएगा और बी की जगह ए। तो ये हो जाएगा जब आप किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे बी वेक्टर के, ये डायरेक्शन ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में, ये बी वेक्टर के रेस्पेक्ट में। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। देखिए अब हम कुछ केसेस समझते हैं इसमें। अभी हमने रिजल्टेंट निकाला आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स हैं एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। जो सबसे पहला केस पढ़ा था हमने ना, जो ग्राफिकल, तो कितना रिजल्टेंट आएगा, देखो आर बराबर क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, क्या आएगा कॉस 0। बच्चों कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो क्या बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाएगा ए प्लस बी। आपको याद होगा जब पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकली, तो उसमें रिजल्टेंट कितना आ रहा था, उनका समी तो आ रहा था। अब इनके डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना, तो यहाँ पे साइन 0 लिख लो, अपोन में क्या आता है ए प्लस क्या आएगा बी कॉस 0 डिग्री। 20 बच्चों साइन 0 कितना होता है 0, तो ये कितना आएगी डायरेक्शन 0 आएगी। डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे टेन अल्फा क्या बता रहा है, टेन अल्फा बता रहा है जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे डायगोनल से, तो उसका जो एंगल है ना ए के साथ 0 डिग्री, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि दोनों वेक्टर का एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल मतलब स्लोप कितना आएगा उसका 0 ही तो आएगा। अगर दो वेक्टर्स आप अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, यानी उनके बीच में एंगल कितना 180, तो आपको पता रिजल्टेंट कैसा आ रहा था a माइनस बी। अगर a की वैल्यू बड़ी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे कितना 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। बच्चों यहाँ पे -1 रखेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, cos 180 हो गया माइनस, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो a माइनस बी, अगर a की वैल्यू ज़्यादा है बड़ी है तो। और यहाँ पर जब रिजल्ट है वो निकालोगे डायरेक्शन, क्योंकि साइन 180 रखोगे तो डायरेक्शन भी क्या आएगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पे जो स्लोप आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो 0 ही आएगा। अब बात करते हैं 90 वाला केस। दो वेक्टर है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मान लो ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट देखो आपको पता है यहाँ से कहीं से होकर जाएगा जो आर है, तो इसी फॉर्मूले में जो ये फॉर्मूला है इसमें थीटा की जगह क्या रख दो 90 रख दो, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों नॉर्मली आपको समझा प्रैक्टिकली, मान लो एक नदी है, पानी का बहाव इधर है, तो आप नदी पार ऐसे कर रहे हो तैर कर, आप डेफिनेटली जब पानी का बहाव इधर है ना, तो आप इधर जा रहे हो तो आप थोड़ा सा इधर हो जाओगे, क्योंकि पानी का बहाव इधर के लेके जाएगा, तो रिजल्टेंट उसका इधर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखिए आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। पहला पॉइंट, वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड, यानी दो सेम नेचर के वेक्टर को ऐड कर सकते हो आप, जैसे कि फोर्स को फोर्स में ऐड करोगे, फोर्स को वेलोसिटी में ऐड नहीं करोगे। सेकंड है वेक्टर एडिशन क्या होता है कम्यूटेटिव, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। थर्ड क्या है
वेक्टर एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट लगा दिया, सी वेक्टर किसके बराबर होगा, ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर ब्रैकेट में। अब आते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन पे। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये समझा ना कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इन सब्ट्रैक्शन द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर टू बी एडेड विद द वेक्टर। देखिए वेक्टर में सब्ट्रैक्शन कैसे करना है दूसरे वेक्टर का। हम क्या करते हैं, एक वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर को क्या ऐड कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, दूसरा बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर। इसको पहले एरो हेड से दिखा दो, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर। हमको क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लेते हैं जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसके मतलब ये क्या है, नेगेटिव बी है। बात समझ में आ रही है। अब इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, ए वेक्टर को शिफ्टिंग कर देते हैं, ऐसे शिफ्टिंग कर दी हमने ए वेक्टर। पहले शिफ्टिंग अलाउड होती है वेक्टर में, आप इसको हटा दो, ये जो हमने बनाया इसको हटा दो। क्लियर, ये हमारा क्या है बच्चों, ए वेक्टर। अब आपको पता है एक पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक ए वेक्टर इधर माइनस बी वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट होगा। अगर हम इसको पैरेललोग्राम बना लें, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, तो इस पॉइंट से जो रिजल्टेंट निकलेगा यानी कि जो डायगोनल निकल रहा है उससे रिप्रेजेंट होगा। अब ये क्या होगा, आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही तो कर दिया, ए वेक्टर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे ए को ए में ऐड करना बी वेक्टर को, तो आप क्या कर दो, सॉरी, जैसा आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, बी वेक्टर का नेगेटिव लेकर ए वेक्टर में ऐड कर दो, तो आपने क्या कर दिया, उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो इस वीडियो को हम यहीं तक करते हैं, आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।